नेपाल से आ रही है खबर। नेपाल में कल वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर है साउद, उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया जिसमें उन्होंने कहा है कि लगभग 200 नेपाली इस समय रसिया की सेना में वो काम कर रहे हैं। तो खबर उनको ये मिली है कि इनमें से 100 लोग गायब चल रहे हैं। 200 नेपाली में से 100 लोग इस समय या तो घायल हो रखे हैं या तो गायब चले। तो ये जो 100 लोग हैं ये अपने परिवार वालों के साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। तो इनके परिवार वालों ने कंप्लेन की थी फॉरेन मिनिस्ट्री में कि पता लगाइए क्या हुआ इनके साथ। तो इन्होंने फिर फॉरेन मिनिस्ट्री ने रसिया का जो एम्बेसी है उसके साथ कांटेक्ट किया और रसिया की तरफ से इंफॉर्मेशन मिली है जिसमें कहा गया है कि जो 7 नेपाली है वो मारे गए इस समय लड़ाई में। अगर बात की जाए ये 200 लोग आखिरकार इनका भी नंबर कंफर्म नहीं है, 200 से ज़्यादा भी हो सकते हैं जो इस समय सेना में भर्ती हो रखे रसिया की। तो ये पढ़ाई करने जा रखे थे रसिया में, लेकिन जब लड़ाई शुरू हुई थी तो ये रसिया की सेना में भर्ती हो गए। अभी ये भी बताया जा रहा है कि कुछ लोग जो नेपाल के लोग जो भर्ती हुए थे सेना में, उनको कईयों को अभी यूक्रेन ने उनको कब्जे में ले रखा है। कुछ ऐसे लगभग 4 नेपाली नागरिक है जो अभी यूक्रेन के कब्जे में है। तो इस समय फॉरेन मिनिस्ट्री के ऊपर एक वो यूक्रेन की तो एम्बेसी है नहीं काठमांडू में, तो इंडिया से कांटेक्ट करना पड़ा है। तो इंडिया में यूक्रेन की जो एम्बेसी है वहाँ से कांटेक्ट करके वहाँ पर कोशिश की जा रही है कि जो 4 नेपाली नागरिक हैं इनको यूक्रेन छोड़ दें। इसके अलावा जो गाज़ा में भी अभी हमास ने एक नेपाली व्यक्ति को अगवा किया था, वो भी अभी गाज़ा के अंदर मौजूद है। तो उसको छुड़ाने की भी कोशिश की जा रही है। इंडिया ने डिसीजन लिया था अक्टूबर, अभी कुछ दिन हो गए, जिसमें इंडिया ने एक डिसीजन लिया था। डिसीजन इंडिया ने दिसंबर 17 को लिया था जिसके तहत जो राइस है, नॉन बासमती राइस, जिसके ऊपर बैन लग गया था लगभग जून जुलाई के महीने में, तो इंडिया ने अभी इसको नेपाल को भेजने का डिसीजन ले लिया है और लगभग 95,000 टन चावल नेपाल में जाएगा। और ये जो चावल जाएगा ये फर्स्ट कम फर्स्ट गेट वाली बेसिस में जाएगा, यानी जो जो ट्रेडर पहले आएगा, जो व्यापारी पहला आएगा लेने के लिए, उसको पहला मिलेगा। तो नेपाल सरकार ने ये तय किया है कि कोई भी व्यापारी हो ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 टन ले जा सकता है अपने के लिए या बेचने के लिए, और इसके ज़्यादा नहीं ले जा सकता क्योंकि हमको डर ये है कि वो फिर ब्लैक मार्केटिंग करेगा इसका। तो हम इस ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए 30,000 टन नेपाल की सरकार खरीदेगी चावल, और बाकी जो बचा हुआ 65,000 टन है या 60,000 टन है वो प्राइवेट जो ट्रेडर है उनको वो ले सकते हैं। एक ट्रेडर 5,000 टन से ज़्यादा नहीं ले पाएगा। अभी देखना हमको ये पड़ेगा कि जो कीमतें बढ़ गई थी जब से बैन लगा था जून जुलाई में, और जब वहाँ पर अगर नेपाल में अगर हम देखा जाए तो नेपाल की जो अभी वहाँ पर एक प्याज के लेकर भी खबर आई थी प्याज की। जब इंडिया ने बैन लगा दिया था एक्सपोर्ट में तो वहाँ पर भी प्याज की कीमतें बढ़ गई थी। तो नेपाल एक ऐसा देश है जो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है इंडिया के ऊपर, और इंडिया से ही जहाँ पर ज़्यादातर वहाँ सामान जाता है खाने पीने का। तो इंडिया ज़्यादातर मौक़ों में जब इंडिया को लगता है कि उसकी इंटरनल फूड सिक्योरिटी के ऊपर खतरा है तो इंडिया जो एक्सपोर्ट में बैन लगा देता है। जैसे जून जुलाई में जब उसने लगाया था बैन, तो उसको इंडिया को लग रहा था कि अल नीनो आने की वजह से जो फसल है वो अच्छी नहीं होगी, तो इस वजह से उसने नेपाल में जाने से रोक दिया था चावल को। तो इस तरह से इंडिया और जो नेपाल के संबंध है उसमें तनाव आने की एक कारण ये भी रहा है कि इंडिया कई बार तो एकदम से ये बैन लगा देता है और नेपाल की सरकार तैयार नहीं रहती है इस बैन को झेलने के लिए। तो मजबूरन नेपाल को फिर चाइना की मदद लेनी पड़ती है, चाइना से मंगाना पड़ता है, जो कि बहुत मुश्किल है। चाइना और नेपाल काफ़ी दूर दूर है, लेकिन कोई और चारा है नहीं।